हेलो बच्चों। तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज है आपका 10 जुलाई। तो ये 10 जुलाई की कैप्सूल क्लास है। कौन कौन आज की क्लास में उपस्थित है एक बार कमेंट में प्रेसिडेंट सर लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप डेली मेहनत कर रहे हो। तो आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा इसे और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बताओ क्या सही होगा इसमें। कह क्या रहा है, किसी तार की लंबाई अगर मूल लंबाई की क्या कर दी जाती है, n गुनी कर दी जाती है, तो भाई साहब उस तार का प्रतिरोध क्या होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए उस तार का प्रतिरोध कितना होगा। अगर मूल लंबाई का n गुनी कर दिया जाए तो उस तार का प्रतिरोध है ना आर आर उस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, n स्क्वायर आर हो जाएगी। यानी अगर तार की लंबाई कहीं पे अगर आप दो गुना करोगे तो समझ लो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। है ना, बात समझे। n स्क्वायर आर गुना हो जाता है ना। R2 का वैल्यू n स्क्वायर आर हो जाता है। यानी अगर तार की लंबाई 2 गुना किया जाता है तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है। याद आया समझ में सभी को। ये कैप्सूल नंबर 1 था। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में इस तरीके से। कहेगा एक तार है जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध R1 का मान 100 था। इस तार की लंबाई n का वैल्यू 5 गुना कर दिया जाता है। तो भैया तार का नया प्रतिरोध R2 का मान ज्ञात करिए। कैसे करोगे पता है, ये 5 गुना किया जाता तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 2500 आएगा। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी किसी तार को अगर खींच कर n गुना लंबाई करोगे, खींच कर ही करते हो ना, तार खींचते हो तना के एकदम लंबा हो जाता है, तो जितना गुना करोगे उतना स्क्वायर गुना इसका प्रतिरोध हो जाता है। बात समझ में आई सभी को, आगे चलें। बताओ बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। अच्छा आगे आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो बच्चे अभी तक चैप्टर की तैयारी की शुरुआत नहीं की है, तो आप सभी लोगों के लिए जबरदस्त तरीके से क्लासेज इस शिखर 2.0 बैच में लिया जा रहा है, जिसका फीस मात्र 799 है, जिसमें आपको ये पूरी किताबें दी जा रही हैं, प्लस में चैप्टर 1 से लाइव क्लास दिया जा रहा है। और हम इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जो बच्चे ज्वाइन उनसे पूछ लेना, पिछली साल से पूछे ना, उसके पिछली साल से हम लोग मेहनत करते हैं भाई, रिजल्ट भी देते हैं, टॉपर्स दिए हैं। और साथ में प्यारे बच्चे क्लास जो होती है हम ऐप पर लेते हैं। ये नहीं कहा कि ऐप पर यूट्यूब पे पढ़ा के देते हैं, ऐसा काम नहीं करते हैं। रिवीजन यूट्यूब पे कराते हैं, लेकिन क्लासेस पूरी तरीके से ऐप पर लेते हैं। पढ़ाई आपकी ऐप पर ही होती है। ठीक है, भयंकर तरीके से इसमें A to Z सब कुछ मिल रहा है, मॉडल पेपर से लेके A to Z सब कुछ मिल रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी लेके ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों के सामने। और पता है ये जब सब क्वेश्चन करा रहे हैं ना कैप्सूल क्लास में, ये सब क्वेश्चन आपके जो पास ये किताब जाएगी ना, जिसकी किताब कहाँ गई, ये रही सबसे बड़ी किताब, तो इस किताब के ही पूरे क्वेश्चंस है ना, और कुछ नहीं, बस इसी किताब के पूरे क्वेश्चंस हैं, है ना। जबरदस्त तरीके से आपको किताब जब हाथ में जाएगी उससे पहले पूरी किताब याद करा देंगे, है ना। चलो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध की वृद्धि को दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। आपको समीकरण लिखना है, क्या होता है, R2 = R1, क्या होता है RT = R0 1 + अल्फा टी, ये समीकरण होता है भाई। यही समीकरण होता है ताप बढ़ाने पर किसी चालक तार के प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसका समीकरण यही होता है ना। ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अल्फा जो होता है क्या होता है, ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक होता है ना। अल्फा क्या होता है, ताप गुणांक होता है। टी क्या होता है, ताप होता है ना। टी क्या होता है, ताप होता है। R0 क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप होता है, ताप होता है। ये पूरी चीजें होती है ना। अच्छा जी, यहाँ पे साथ में ये भी कह रहा है क्या, इसके आधार पे प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए, है ना। तो यहाँ से ये ताप गुणांक अल्फा का मान आपको परिभाषित करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे RT = क्या है, R0 अंदर गुणा करो, R0 + R0 अल्फा टी है ना, यही है।
है ना। तो यहाँ से R0 इधर आ जाएगा तो RT माइनस R0 हो जाएगा इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा टी हो जाएगा। इसका नहीं प्लस नहीं रहेगा, है ना, अल्फा टी रहेगा। तो यहाँ से इसको और आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 अपान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसको इधर नीचे लेके जाओगे अपान R0 हो जाएगा, है ना, R0 हो जाएगा इज इक्वल टू RT भी रहेगा अल्फा। ये आएगा आपका ताप गुणांक का फार्मूला। क्या कैसे मैंने लिया, देखो यहाँ से इन दोनों को, यहाँ से इन दोनों को नीचे ला के रख दिया इसके, है ना, तो ये आ गया आपका, है ना। अब लो जी, इसका क्या लिखोगे परिभाषा, यहाँ से क्या लिखोगे परिभाषा बताओ, है ना, है ना, बताओ क्या लिखोगे परिभाषा, बताओ, देखो क्या लिखोगे परिभाषा, लिख लोगे परिभाषा अपने से, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ परिभाषा इसका लिख लोगे, कौन कौन इसका परिभाषा लिख लेगा, बोलो, मैं देखना चाहता हूँ। इसी फार्मूले से परिभाषा लिखना है, T बराबर 1 कर दो, R0 प्रारंभिक प्रतिरोध इसका 0 कर दो ना, सॉरी 1 कर दो, है ना, ठीक है, और ये डिफरेंस भी 1 कर दो, तो जो आपका, है ना, वृद्धि होगा वही आपका क्या होगा, ताप गुणांक के बराबर होगा। क्या लिखोगे परिभाषा, बताओ क्या लिखोगे परिभाषा, बोलो 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 सभी लोग, चलो नहीं नहीं लिख पाओगे तो हम ही लिख देते हैं, चलो मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखेंगे परिभाषा, देखो देखो क्या R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है प्रतिरोध है, तो देखो R0 का मान अगर हम 1 मान ले, T टेम्परेचर ताप का भाई मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान ले, तो भैया RT माइनस R0 का मान किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो क्या परिभाषा लिखोगे बताओ, परिभाषा क्या लिखोगे, किसी प्रतिरोधक तार जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना हो, है ना, कितना 1 ओम हो, 1 ओम हो, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो, ठीक है ना, तथा, है ना, ताप में वृद्धि क्या हो, ताप में वृद्धि क्या हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, है ना, तो तार के प्रतिरोध में, तार के प्रतिरोध, है ना, तार के प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तार के प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। ये ताप गुणांक की परिभाषा है। किसी प्रतिरोधक तार है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध कितना हमने माना, 1 ओम माना, ठीक है, और ताप में वृद्धि कितना करवाया मैंने, 1 डिग्री सेंटीग्रेड मनवाया, ठीक है। तो प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। यह आपकी परिभाषा आती है ना। चलो जी अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध के लिए वोल्टेज भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ खींचिए, बताओ, बोलो बताओ। ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध के लिए, है ना, डेल्टा भी प्रतिरोध की वोल्टता भी, देखो ग्राफ कैसा होता है ना, ये आपके सामने ग्राफ में खींच रहा हूं, समझना सब। देखो इधर आपका वैद्युत धारा हो जाएगा, वैद्युत, इधर क्या हो जाएगा आपका धारा हो जाएगा, क्या धारा हो जाए, और इधर क्या हो जाएगा नीचे, हम क्या नीचे लिख रहे हैं, वोल्ट लिख रहे हैं, वोल्टता। इनके बीच अगर ग्राफ खींचोगे तो कैसे ग्राफ होगा बताओ, ऐसे ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। ये आपका जो क्षेत्र होता है ये ओमी क्षेत्र होता है, और ये जो क्षेत्र होता है अनोमी क्षेत्र होता है। इस तरीके से ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है। ग्राफ खींच के याद कर लेना,
पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यह जो क्षेत्र होता है, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, मैं डॉटेड लाइन से इसको डिफरेंस कर देता हूँ। ये जो क्षेत्र है ओमी क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र अनोमी क्षेत्र है ना। आई बात समझ में सभी को? चलें आगे की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम प्रतिरोध वाले धात्विक तार जैसे टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ खींचिए, है ना। ये ग्राफ खींचने वाले प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, है ना। तो देखो, विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ खींचना है कम प्रतिरोध वाले तार के, है ना। क्या देखो, इस तरीके से ग्राफ आता है, देखो इसे सीधी रेखा ग्राफ में आता है, ये सीधी रेखा ग्राफ में आता है। इसके किसे देखो, धारा हो जाएगा, नीचे विभवांतर हो जाएगा ना। और ये जो थीटा होता है ना, थीटा, ये आपको प्रतिरोध को बताता है, प्रतिरोध को बताता है, ठीक है ना, है ना। ये थीटा जो होता है ये प्रतिरोध को बताता है ना। प्यारे बच्चे, बात समझ में आई है कि नहीं आप लोगों को? आज का थोड़ा सा ग्राफिंग व्राफिंग वाली चीजें हैं, है ना, है ना। ये तो ओमी परिपथ के लिए है। ये किसके लिए है भैया? ये देखो क्या है, धात्विक चालक के लिए ग्राफ है ना। ये धात्विक चालक के लिए ग्राफ है। किसके लिए ये ग्राफ? धात्विक चालक के लिए, धात्विक चालक के लिए, है ना। मैंने जब ओम का नियम पढ़ाया था चैप्टर 3 में, तो मैंने ये ग्राफ आपको बताया था। ये ग्राफ किसके लिए है? धात्विक चालक के लिए। अगर ग्राफ आप खींचोगे किसके लिए? अनओमी परिपथ के लिए, जो यानी कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो उसके लिए ग्राफ देखो आई से प्राप्त होता है ना। तो ये जो ग्राफ है, टार्च का बल्ब जो होता है, टार्च का बल्ब, है ना, यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। टार्च का बल्ब जो होता है ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसके लिए ग्राफ धारा आई और वोल्टेज वी के बीच, सॉरी हाँ, वोल्टेज वी के बीच ये ग्राफ आपका हो जाता है ना। बात समझना, ये टार्च के बल्ब के लिए है। क्यों इसका है? क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो ऐसे ग्राफ बनता है। और यह ओम के नियम का पालन करता, तो इसका ग्राफ इस तरीके का होता है। क्यों? बात आई क्या समझ में सभी को? बताओ। चलें होमवर्क की ओर चलें। आज की क्लास छोटी रख रहे हैं क्योंकि ग्राफ वगैरह ज़्यादा है, बना के प्रैक्टिस कर लेना, है ना। 2 ही ग्राफ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अब लो जी, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, लॉन्ग वाला करना सभी लोग, कमेंट बॉक्स में भी करना, ये होमवर्क है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ में आपके लिए यह होमवर्क है प्रतिरोध का बीमा, यह आपके लिए कमेंट वाला होमवर्क है। हैशटैग अल्फा इंस्टीट्यूट, अल्फा INSTITUT का यूज करना। पहले होमवर्क लिखने का तरीका बता रहा हूँ, फिर अपना नेम लिखना, है ना, रेगुलर का काम है। और यहाँ पे होमवर्क का आंसर जो है ये लिख देना। और ये क्वेश्चन का होमवर्क आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। लिख कर अगर भेजना चाहो तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID जो है ये, इस पे भेज सकते हो, मैं चेक कर लूँगा। ALPHA अल्फा INSTITUT, इस पे आप भेजना। आपका राइटिंग वगैरह मैं चेक कर लूँगा कैसा राइटिंग है, ठीक है, ठीक रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये है आपके सामने। तो आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। क्लास आज छोटा मैंने लिया था, क्वेश्चन कम लिया था क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। इसको 3-4 बार बना के रट लेना। देखो ग्राफ में क्या होता है कि भैया अगर ओम के नियम का पालन करता तो ग्राफ सीधा रेखा प्राप्त होता है, अगर ओम के नियम का पालन नहीं करता तो ग्राफ टेढ़ा रेखा प्राप्त होता है। तो टार्च का बल्ब जो होता है डायोड वगैरह से बना होता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता तो उसका ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे इसका, तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक ओम के नियम का पालन करता है, फिर इधर ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो ये ओमी परिपथ का हो जाएगा, ये अनोमी परिपथ का हो जाएगा, है ना। तो ग्राफ याद कर लेना, बाकी ये सब परिभाषाएं याद कर लेना। बाकी जो बच्चे अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं किए, बैच को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल के क्लास में। आज इतने प्रश्न को अच्छे तरीके से रट जाना, ठीक है। सभी को जय मां सरस्वती।